सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मिस्र के शहर शर्म शेख में होने वाले तारीखी इजलास में गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। आलमी रहनुमा इसे मशरिक़ वुस्ता में एक नए दौर के आगाज के तौर पर देख रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस अहम मौके पर नुमायां किरदार अदा करते हुए नजर आए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदे को एक तारीखी कामयाबी करार दिया और पाकिस्तान के किरदार को खुसूसी तौर पर सराहा। सदर ट्रंप ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अमन के क़याम में मिसाली ताउन किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप के इक़दामात को सराहते हुए उन्हें अमन का अलमबरदार कहा। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि पाकिस्तान सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए दोबारा नामजद कर रहा है। इस बयान पर सदर ट्रंप खुशगवार हैरत में मुस्कुरा उठे और कहा, मुझे इसकी तवक्को नहीं थी, अब मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा। तकरीब के बाद वापसी पर वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के तारीखी मौक़िफ़ को एक बार फिर दोहराया। उन्होंने कहा कि 1967 से पहले की सरहदों के साथ आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पाकिस्तान की मशरिक़ वुस्ता पॉलिसी की बुनियाद है और हमेशा इसी तरह रहेगा। अब देखना यह है कि गजा अमन मुआहदा मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन की बुनियाद बन पाता है या नहीं। उधर ज़रा खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल देखते हैं। वहाँ पर वज़ीर आला के इंतखाब का मामला अदालत पहुँच चुका है। गवर्नर के एतराज़ के बाद PTI ने नौमुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेने के लिए अदालत से रुजू किया था, जिस पर आज पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को कल यानी 15 अक्टूबर को नौमुंतखब वज़ीर आला से ओथ लेने की हिदायत की है। इसी दौरान पेशावर हाई कोर्ट ने JUI की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है, जिसमें वज़ीर आला के इंतखाब को चैलेंज किया गया है। अहम बात यह है कि गुज़िश्ता रोज़ नौमुंतखब वज़ीर आला ने अपने पहले खिताब में ऐसी बातें की जो वाज़े तौर पर रियासती पॉलिसी से मुतसादिम समझी जा रही हैं। सवाल यह है कि अब यह मामला कहाँ पर जाकर रुकेगा। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक, स्टेट मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस PMLN, अहमद अवैस साहब सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, डॉक्टर जमील अहमद खान फॉर्मर एम्बेसडर हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आई स्टार्ट विद यू एम्बेसडर साहब, मुझे बताएं ये जो गजा की पीस डील हुई है मिडल ईस्ट में, ये पायदार अमन की क्या आपके नज़दीक बुनियाद बन सकती है और आप इसको किस तरह आगे बढ़ता देख रहे हैं? जिस नहज पर बात पहुंच गई थी और जिस जुमरे में ये मामला यहाँ तक पहुंचा है, उस लिहाज से देखा जाए तो कहने को कोई भी शख्स 100% कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता है कि ये 20 के 20 पॉइंट पाया तकमील को इसी तरह मनवान पहुंच जाएंगे, क्योंकि ब्रॉड आउटलाइन है। ये बिल्कुल इसकी जो मजीद डिटेल्स है वो साथ साथ वर्क होती जा रही है। पहला फेज मुकम्मल हुआ, दूसरा फेज डोनाल्ड ट्रंप ने कल बताया कि हो रहा है, लेकिन अभी उसका आगाज शुरू हुआ है जब से ये ह्यूमैनिटेरियन एड आना शुरू हुई है। तो ये पहला दूसरा फेज फौजों की विड्रॉल जो इजराइल की थी, क्योंकि वो ब्लू लाइन से जब तक रेड लाइन पर नहीं पहुंच जाएंगी, ब्लू से येलो तो पहुंच गई है वो, मतलब ये 1.5 से 3 मील के फासले पर तो चली गई हैं, उसके बावजूद उनके कुछ पोस्टें रह गई थी कल, आज उन्होंने निकलना था। तो कहने का मकसद ये है कि ये हचकोले रहेंगे, लेकिन बहरहाल जिस तरीके से जितनी जिंदगियां बच गई और जो हालात थे, क्योंकि ये इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क के लिहाज से देखा जाए, बैरिस्टर साहब भी इधर ही हैं, तो वो उस लिहाज से देखा जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा खामियां हैं। मिसाल के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कल अपनी स्पीच में भी बताया, इजराइल की पार्लियामेंट से बात करते हुए भी और शर्म शेख में भी बताया, ख़ासतौर पर इजराइल पे में जब बात कर रहे थे कि मैंने गोलान हाइट की एनेक्सेशन की इजाज़त दे दी और मैंने उसकी दारुल खिलाफा जब पिछले दौर में मूव करने की इजाज़त दे दी तल अवीव से जेरूसलम। ये दोनों अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि 1967 की सरहद तक वापस, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने भी जिक्र किया था, वो है 242। 242 अक़वाम मुत्तहिदा का रेजोल्यूशन ये कहता है, उसके मुताबिक न गोलान हाइट
की एनेक्सेशन हो सकती है, और इसी तरीके से बाकी भी जो अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक जेरूसलम में कोई दारुल खिलाफा नहीं हो सकता था। इस पे एतराज भी किया गया था, लेकिन इसमें दो चीजें अच्छी हुई हैं 20 पॉइंट्स में, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि हमास को भी राजी करने में आसानी हुई। और वो है 19वां नंबर पॉइंट, जिसमें कि दो टू स्टेट थ्योरी की मुकम्मल बात नहीं की गई है, लेकिन एक इंडिया दिया गया है कि राहें हमवार हो जाएंगी अगर बाकी नुकात पर अमल होना हुआ तो। और फिर उसमें रिफॉर्म की बात उन्होंने की है, उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की है, उन्होंने हमास की टोटल डिसआर्मामेंट की बात की है, और उसके बाद डी रेडिकलाइजेशन की बात की है, और बहुत सारी, ताकि उसके बाद फिर ये मामला होगा। तो उस हद तक पहुंचने के लिए यकीनन अभी जो 8 ममालिक इसमें, खूबसूरती बात यह है कि 8 ममालिक जो इसमें हैं वो इसमें डोनाल्ड ट्रंप को, जिस तरह कल प्राइम मिनिस्टर ने उनकी पजराई करते करते एक डिमांड डाल दी कि हमारी टू स्टेट थ्योरी की हमारा शुरू से रहा है मौक़िफ़, उस पर कोई तो वो मौक़िफ़ बाकी ममालिक का भी है, तो उस पर जोर डालते रहना पड़ेगा। और क्योंकि वो ओस्लो कार्ड है, और ओस्लो कार्ड की इंडोर्समेंट सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन में भी उसकी इंडोर्समेंट हुई है, तो वो इंटरनेशनल कानून बन गया है 1993 का ओस्लो कार्ड, और उसके बाद कैंप डेविड में भी उसको उन्होंने इंडोर्स किया था। तो जिसकी वजह से ये इस पे अमलदारी के लिए इजराइल कभी नहीं मानेगा, और इजराइल का जो सबका वतीरा रहा है, जो तारीख रही है, उसमें कभी भी उसने किसी चीज की पासदारी नहीं की है, किसी मंसूबे की और किसी कानून की। लिहाजा इस वक्त भी इस वक्त भी ये मसला रहेगा। बैरिस्टर अकील साहब, मुझे बताइएगा कि जो गाजा पीस एग्रीमेंट है, इसकी तकरीब में हमने जिस तरह देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल के लिए जो तारीफ़ी कलमात इस्तेमाल किए हैं, जिस तरह प्रेज़ किया है, अब ये जो लीडरशिप का कांटेक्ट है, ये एक दूसरे के बारे में व्यूज़ हैं जो कि बड़े पॉजिटिव हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर उनको कहते हैं कि नोबेल पीस के लिए आपको नॉमिनेट करते हैं, पाकिस्तान करता है। फील्ड मार्शल को वो कहते हैं इज़ माई फेवरेट फील्ड मार्शल। और उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान अब इस रिलेशनशिप को कैसे कैपिटलाइज करेगी, कैसे, एक ज़ाहिर अमेरिका एक बड़ा मुल्क है, कैसे मैक्सिमम बेनिफिट इसका उठाने की कोशिश करेगी। क्योंकि देखिए, जो वो इवेंट था वो इंटायरली एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में इवेंट था, वहाँ पर भी फील्ड मार्शल का जिक्र करना, प्राइम मिनिस्टर का, गवर्नमेंट का जिक्र करना, उन्हें प्रेस करना अनप्रेसिडेंटेड ही है पाकिस्तान की, अगर आप हिस्ट्री में देखें। तो आप इसको कैपिटलाइज कैसे करेंगे पाकिस्तान के फेवर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम तर जो इवेंट थी अनप्रेसिडेंटेड थी। पिछले 2 साल से जो फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही थी, जिस जंगबंदी के लिए दुनिया के तमाम तर ममालिक इकट्ठे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने एक लीडिंग रोल लिया और एक सेंटर स्टेज पे जाके इस तमाम तर मामले को लीड भी किया, बिहाइंड द कर्टन्स भी और इन फ्रंट ऑफ द कैमरास भी। और ये तमाम तर मामला अल्हम्दुलिल्लाह 8 ममालिक के साथ मिल के ये जो जंगबंदी हुई है बड़ी खुशाइन है, और जो रिलीज़ ऑफ प्रिजनर्स हुआ है, और देखें कई हज़ार की तादाद में जो फ़लस्तीनी और गज़ा के जो बासी हैं उनको उन्होंने उनकी फैमिलीज़ के साथ रीयूनाइट वो हुए हैं। सो दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। और सबसे अनप्रेसिडेंटेड इस तमाम तर चीज़ में क्या था कि पाकिस्तान पूरी दुनिया का सेंटर स्टेज बन गया है। और जिस तरह कल वज़ीर आज़म ने तकरीर की, और वो कोई पढ़ी लिखी तकरीर नहीं थी, वो कोई पहले से याद की हुई तकरीर नहीं थी, इट वाज़ रियली कमिंग फ्रॉम विद इन हिज हार्ट। और जिस तरह उन्होंने बात की, क्योंकि उनको मौका दिया, और किसी दुनिया के लीडर के कितने लीडर्स वहाँ पे देखें, इंडोनेशिया है, इजिप्ट है, बरतानिया है, इटली है, यूरोपियन यूनियन के कितने ममालिक हैं, कनाडा है, और कौन कौन नहीं है। लेकिन उस सारे प्रोसेस में अल्हम्दुलिल्लाह ये इज़्ज़तें अल्लाह ताला ने नवाजी पाकिस्तान को। और वज़ीर आज़म ने वहाँ पे खड़े होके जिस तरह तमाम तर चीज़ जो अपने अल्फाज में उन्होंने बयान किया, तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान एक सेंटर पॉइंट पे आ गया है, जिस पे पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रही है इस तमाम तर मामले पे। और फिर उसके साथ साथ फील्ड मार्शल साहब का जिक्र होना, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल पूरी दुनिया हकी बकी रहेगी कि ये क्या हो गया। और हमारे हमसाया ममालिक में दोनों ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर एज़ वेल एज़ द ईस्टर्न बॉर्डर
मैं समझता हूँ कि एक भारत में और अफ़गानिस्तान में तो सफ़े मातम जो है वो बिछ चुका है, और उसकी वजह यह है कि उनकी एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी कि पाकिस्तान को इतनी अहमियत, इतनी इज़्ज़त, इतना वक़ार मिलेगा। हम ऑलरेडी जो हमारे रिलेशंस हैं देखिए मुख्तलिफ ममालिक के साथ, चाइना के साथ हमारा एक ज़बरदस्त अपना रिलेशन है जो कि टाइम टेस्टेड रिलेशन है। मतलब हमेशा जब भी हम किसी मुसीबत में हुए, जब भी कभी बुरा वक्त आया, जब भी कभी हमारा ब्रादर मुल्क है, भाइयों जैसा एक मुल्क है चाइना, इसी तरह दीगर ममालिक के साथ अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में हमारे रिलेशंस हैं। अमेरिका के साथ इन द पास्ट अप एंड डाउन ज़रूर आए, लेकिन मैं ये समझता हूँ अब जो एक नया बाब खुला है US पाकिस्तान रिलेशंस का, तो इस बाब को इस हवाले से हमें कैपिटलाइज़ करना चाहिए। जो आपका असल सवाल था इस तमाम तर मामले के ऊपर कि हम ऑलरेडी एनर्जी में, माइंस एंड मिनरल्स में, उसके बाद हम एग्रीकल्चर में, काउंटर टेररिज्म में, IT में, इन तमाम फील्ड्स में हम अमेरिका के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन अब हमें वो तमाम तर MOUs, वो तमाम तर कमिटमेंट्स जो रीसेंट विजिट्स में हुई हैं उनको मटीरियलाइज़ करना है। मेरी भी यहाँ पे कई अमेरिका के जो सफारत खाने के लोग हैं उनसे गाए बगाए मुलाकात भी होती है, बात भी होती है। मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ, वो कहते हैं अमेरिकन कंपनीज़ जो हैं वो हमें बार बार रब्ता करती हैं, वो कहती हैं हमें बताएं कि क्या बिज़नेस प्लान्स हैं, हम किस तरह आ सकते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए। ये भी जस्ट ओवर द वीकेंड मैं आपको बता सकता हूँ, मेरी बड़े एक ज़िम्मेदार उनके सफारतकार हैं, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हमें तो अमेरिकन कंपनियाँ आए रोज़ पूछ रही हैं कि पाकिस्तान में हम कौन सी फील्ड में इन्वेस्ट करें, कहाँ पे इन्वेस्ट करें और किस तरह हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकते हैं इस तमाम तर मामले के ऊपर। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है। पाकिस्तान के लिए जो एक इकनॉमिक फ्रंट पे जो अच्छी खबरें हैं वो इंशाल्लाह जल्द आना शुरू हो जाएंगी। ओके, अहमद उवैस साहब, हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? पाकिस्तान की लीडरशिप को प्रेस करना, प्रेसिडेंट ट्रंप का, PTI की इस पे क्या पोजीशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मुआहदा यकीनन जितनी तकलीफ के बाद और जिस एगनी से गुजरने के बाद ये मुआहदा हुआ है, तो हम समझते हैं कि चलिए जेनोसाइड हुई, लाखों में लोग जख्मी हैं और 1 लाख के करीब जो हैं कैजुअल्टी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद उसी में ये मुआहदा फाइनली हो गया और वो लोग खुशी मना रहे हैं। अल्लाह ताला वहाँ पे रहम करे और वो लोग अच्छी ज़िंदगी गुजारें, ठीक हो गया। लेकिन बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की, आप अमेरिका की हिस्ट्री ना भूलें कि जब वो ज़रूरत होती है तो वो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और ऐसा शो करते हैं कि इससे अच्छा कोई भी नहीं। मैं आपको 2 मिसालें दे दूंगा कि जब अफगानिस्तान की और सोवियत यूनियन की जंग हो रही थी तो इन्होंने, रेगन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक इनका डेलीगेशन को एज स्पेशल गेस्ट अमेरिका में बुलाया, वाइट हाउस में बड़ा सजाया और वहाँ पे उनकी प्रेज करते हुए, उनके मुतालिक इंतहाई प्रेज करते हुए ये कहा कि ये मीट देम, वो इशारा करके डिप्लोमेट्स को, मुजाहिदीन की तरफ, कि मीट देम, दे आर द मॉरल इक्विवेलेंट्स ऑफ आवर फाउंडिंग फादर्स। और वो उनके ब्लू आइट थे उस वक्त। और उससे पहले, उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान को नॉन मेंबर नेटो का स्टेटस दिया, इतना बड़ा स्टेटस दिया। लेकिन जब ये दोनों वक्त निकल गए, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बगैर ये अचीव नहीं कर सकते थे सोवियत यूनियन का फाल, जब ये अचीव हो गया तो उसी अफगानिस्तान के ऊपर, उन्हीं फाउंडिंग फादर के ऊपर उसी अमेरिका ने इस कदर बम्बार्टमेंट की कि जो उनका हाल किया वो आपके सामने है। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उनकी तादाद जो है, निक्सन भी अपनी किताब में लिखता है कि हमारे मतलब ये एक्सप्रेशन जो किया जाता है, पास किया जाता है कि ये रिलायबल फ्रेंड नहीं है, वक्त गुजर जाता है तो बदल जाते हैं। तो दिस हैज बीन देयर हिस्ट्री। लेकिन जब तक ठीक है, हमें टाइट ड्रॉप पे रहना पड़ेगा। इनकी इस अच्छे अल्फाज चंद वो इस्तेमाल किए उन्होंने अगर, तो उसके लिए हमें अपने जो सबसे रिलायबल फ्रेंड है हमारा चाइना, वो उसको इन कॉन्फिडेंस हर वक्त रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि ये इनकी, क्योंकि देखिए ये हमसे खुश नहीं है ना हमारे दोस्त हैं, ये वक्त की तौर के ऊपर इन्होंने जहाँ इस्तेमाल करना होता है बड़ा ख़तरनाक से। ये हम आज आप जो है ना, हम आज समझते हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान हमारे दुश्मन हैं। हम अफगानिस्तान को दुश्मन के सफ़र में लाके खड़ा करने का जिम्मेदार हम खुद हैं।
अभी भी मैं बार बार कहूंगा कि जो बीच में टेररिज्म हमारे जो बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आते हैं उनके साथ सख्ती से सलूक किया जाए, कोई उनसे रियायत ना की जाए, लेकिन डिप्लोमेसी का दरवाजा खोल के रखें और किसी न किसी तरीके से पॉइंट टेकन, इंडिया को आउट करने की कोशिश करें। पॉइंट टेकन सर। अब इसमें सर काफ़ी इफ्स एंड बट्स हैं, मगर वो जाहिर है मैं चाहता हूँ कि मेरे पैनलिस्ट आप सब जो यहाँ मौजूद हैं वो एक दूसरे के साथ इस पर वो करें, बिकॉज आई हैव माई ओन ओपिनियन ऑन दिस सब्जेक्ट। लेकिन देखिए अहमद साहब, बस मैं इतना ज़रूर कहूँगा, यहाँ पर जमील साहब भी बैठे हुए हैं, डिप्लोमेट हैं, उनका एक्सपीरियंस है, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड में, रिस्पेक्टिव बैरिस्टर साहब का अपनी फील्ड में है। देखिए कंट्रीज़ के इंटरेस्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, विदाउट इंटरेस्ट कंट्रीज़ एक दूसरे के करीब नहीं आती, और दुनिया की तारीख में या डिप्लोमेसी में या फॉरेन पॉलिसी में आप अपने इंटरेस्ट की वजह से ही करीब आते हैं और इंटरेस्ट की वजह से दूर हो जाते हैं। सो अगर उनका इंटरेस्ट हम में और हमारा इंटरेस्ट उसमें, हम उसे कैपिटलाइज कैसे करते हैं, ये हमारे सामने इस वक्त $1 बिलियन क्वेश्चन है, $1 मिलियन क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को टर्न अराउंड करना है। सेकेंडली सर, मैं ये देखता हूँ अनफॉर्चुनेट है बड़ा, क्योंकि 2019 में जब खान साहब उधर गए थे और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उनको थोड़ा प्रेज किया था, तो उस वक्त PTI ने उसे वर्ल्ड कप करार दिया था। अब जब वो कहते हैं कि मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल हैं या प्राइम मिनिस्टर की अगर वो तारीफ़ करते हैं, तो हम क्या अपनी पॉलिटिक्स को वहाँ नहीं ले जा सकते जहाँ हम ये समझना शुरू करें कि अगर पाकिस्तान की लीडरशिप XYZ हो, आपकी पार्टी हो, किसी और की पार्टी हो, अगर पाकिस्तान का नाम किसी, अब देखें वो पीस एग्रीमेंट हो रहा है वहाँ पर, he had nothing to do with पाकिस्तान एंड पाकिस्तान लीडरशिप, बिकॉज वो एक कॉन्टेक्स्ट ही बिल्कुल डिफरेंट था। उसके अंदर पाकिस्तान की लीडरशिप का जब नाम निकल रहा है, इंडिया में मातम हो रहा है। सो हमें थोड़ा सा सर ये भी समझना पड़ेगा, हमारे जो इंटरनल इशूज़ हैं, आई टोटली अंडरस्टैंड वो जो डिफरेंसेस हैं अपनी जगह पर, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान की तारीफ कहीं हो रही है, बट इट्स नॉट अबाउट एनी डेजिग्नेशन, कल कोई और वजीर आज़म होगा, कल कोई और आर्मी चीफ होगा, लेकिन पाकिस्तान का नाम अगर निकलता है पूरी दुनिया में तो हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। मैं बस आपके पास आता हूँ सर, मैंने अपनी थोड़ी सी कमेंट्री की है, मैंने बस आपकी इजाजत से, डिस्कशन जारी है इस इशू के ऊपर, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और सवाल सामने रखेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। Welcome back. Ambassador Saab, do you agree with this argument, what I said, and how do you see this relationship down the line? I'll contribute in it. Go ahead. Absolutely correct, and I'll contribute more on it. Basically, there is nothing, permanent friendship or permanent enmity in the diplomatic arena. It's basically your mutual respect and mutual interest. और जब तक वो कायम रहता है, उस वक्त तक आपकी दोस्ती उसी तरह परवान चढ़ रही होती है। अभी जाहिर है हमें कोई एतराज नहीं है, so long as यहाँ चाइना की भी बात हो रही थी, यहाँ और भी बातें हो रही थी, लेकिन so long as हम इसको बड़े डेलिकेट तरीके से नेविगेट कर रहे हैं और अब तक कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक अनमोल मौका आया है कि जिसमें तीनों बड़ी ताकतों से बैक वक्त हमारी छिमरासम में रशिया है, चाइना है और यूनाइटेड स्टेट्स है। तो यकीनन मैंने अपनी सर्विस कैरियर में नहीं देखा कि तीनों ममालिक से एक जैसे और बेहतर रवाबित हो। हाँ, ये जरूर है कि हम एक बड़े टाइट रोप पर चल रहे हैं जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप के तनाजुर में। जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में सो फार हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि वो चाइना के खिलाफ हो इस वक्त, या कोई ऐसा काम नहीं किया है जो अमेरिका के खिलाफ हो। हम एक सॉवरेन कंट्री है, एक सॉवरेन कंट्री अपने लिहाज से मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ अपने बायलैटरल रिलेशन रख सकता है। एग्जैक्टली, वी आर नॉट टेकिंग साइड एट दिस पर्टिकुलर स्टेज, बिकॉज हम इससे पहले साइड्स ले लेते थे, पूरी राइट और लेफ्ट हो जाते थे, तो फॉरेन पॉलिसी में हमें ये एडवांटेज रहा। बैरिस्टर साहब आप जरा कमेंट कीजिएगा, फिर मैंने अहमद साहब की तरफ जाना है। देखिए बिल्कुल आदिल साहब, आई कम्प्लीटली एग्री विद जमील साहब ने जो बात की, एम्बेसडर साहब ने, और बिल्कुल इसी तरह ही होता है। जो आपका फॉरेन पॉलिसी का डोमेन है या वो जो डिप्लोमेसी की जो आपका स्टेज है, उस पर डेफिनेटली आप के इंटरेस्ट होते हैं, मुल्कों के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, अलाइनमेंट भी उसी हवाले से ही होती है, और तमाम तर इंटरेस्ट को ही देख के जो है वो दूरी कुर्बतें बढ़ाई भी जाती हैं और दूरियां भी हो जाती हैं इस तमाम तर मामले में। अभी देखें, हमें अपने इंटरेस्ट को देखना है और हमने अपने इंटरेस्ट के साथ साथ हमारा जो कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी थी उसको थामे रखा, उसी को आगे हमने इन फर्दरेंस ऑफ दैट उसी तरह जो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि भाई प्री 1967 बॉर्डर्स विद अल-कुद्स शरीफ इट्स एज इट्स कैपिटल,
और यही नेशन जो टू स्टेट जो सोल्यूशन था, हमने इस पे यही बात की और यही हमारा स्टांस रहा। लोगों ने देखे बीच में UNGA में उस जो भी मामला जिसको स्याह सबाक से हट के जो रंग देने की कोशिश की यहाँ पे कीबोर्ड वॉरियर्स ने, उसके बावजूद फिर तमाम तर मामला उधर ही आया और आज अल्हम्दुलिल्लाह देखें पाकिस्तान को सेंटर स्टेज मिला। मैं वही बात दोबारा करूँगा, जिस तरह एम्बेसडर साहब ने कहा, मैंने अपनी पूरी लाइफ में पाकिस्तान को इस जेनिथ पे या इस हाइट पे जो डिप्लोमेसी या डिप्लोमेटिक वर्ल्ड है उस पर मैंने नहीं देखा कि वाक़तन रशिया के साथ, चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, तीनों बड़ी ताकतें, लेकिन उसके साथ साथ ईरान, सऊदी अरेबिया, तुर्की, अज़रबैजान, अमेरिका, मतलब पूरी दुनिया ही ऐसी आपकी जो है वो गर्विदा हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस पर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना चाहिए। लेकिन दिस इज़ नॉट समथिंग दैट्स कम आउट ऑफ द ब्लू। इस पर मेहनत की गई है, इस पर बिल्कुल काम किया गया है और उसी के साथ जो एक सिंसेरिटी के साथ एफ़र्ट की गई, आज अगर उसको कंपैरेटिवली देखें 2020 से 22 से, तो आज आपको वो एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। ये लीडरशिप पे भी डिपेंड करता है किस तरह वो स्टेयर करते हैं कंट्री को, किस डायरेक्शन में। जी अहमद उवैस साहब, यू वांटेड टू ऐड अ पॉइंट। जी मैं तो अर्ज करूंगा कि मैं तो पहले ही आपसे कह रहा हूँ कि हमें बिल्कुल पॉजिटिवली इस एस्पेक्ट को देखना चाहिए। ठीक। और जहाँ तक पाकिस्तान की इज्जत में बैन अक़वाम बरादरी के अंदर अगर उसका मुकाम अच्छा हो रहा है तो हमें खुशी की बात है हमारे लिए। लेकिन सिर्फ मैंने आपसे कहा है कि यहाँ पे बहुत टाइट रोप पे चलने वाली बात है, क्योंकि अमेरिका जो है हमारे अफगानिस्तान के रिलेशन में अमेरिका भी हाइल है, ये याद रखिएगा। वो कभी खुश नहीं होगा कि पाकिस्तान वहाँ हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान से अच्छे हों, इसलिए कि ये इजराइल की और अमेरिका की पॉलिसी में तो कोई तब्दीली नहीं, दोनों की एक पॉलिसी है। क्योंकि पाकिस्तान से के ताल्लुक अगर अफगानिस्तान से अच्छे हो जाए तो इंडिया एक तो हट जाएगा और दूसरा हमें एक एक्सेस मिल जाएगा सेंट्रल एशिया का और उसके जरिए अमेरिका का, यूरोप का, और बहुत बड़ा हमारे लिए एडवांटेज होगी और ये वो रोकना चाहते हैं हमें। यही से लिए मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करें, यहाँ ताकत का इस्तेमाल ना दिखाएं और कोशिश करें, इंशाल्लाह उसमें भी कामयाबी होगी जरूर। ओके, अच्छा अहमद साहब मैं आपसे ही पूछता हूँ ये सवाल, इसका जवाब दे दें ज़रा मुझे कि ये जो एक हुकूमत से तो अभी मैंने पूछना है, बिकॉज आप ज़रा पहले मुझे इसका जवाब दे दें कि ये अगर आप लोग भी 1-2 दिन इंतज़ार कर लेते ये वोट टेकिंग वाले अपने CM इलेक्ट करने वाले मामले में, गवर्नर को 1-2 दिन दे देते तो इसमें कोई हर्ज था? PTI अदालत चली गई, क्या कोई खदशा लाहक था आप लोगों को कि कुछ हो सकता है कोई गड़बड़? देखिए ना, बात से कॉन्स्टिट्यूशन तो बड़ा क्लियर है, गवर्नर तो फिगर ही नहीं आता कहीं होता इसमें कहीं पे। कॉन्स्टिट्यूशन आइन के मुताबिक आपने इस्तीफा जिस वक्त लिख के भेज दिया तो यू आर नो मोर, वो इरिवर्सिबल होता है, खत्म हो गई बात। उसके बाद उसने ऐलान भी कर दिया, उसके बाद इलेक्शन हो गया, तो इसमें तो गवर्नर को तो इंटरफेयर करने की जरूरत ही कोई नहीं है। गवर्नर का काम तो जहाँ पे कोई ऐसी बात में यहाँ कहीं पे ऐसी उसकी कोई खुशी लेने की जरूरत नहीं होती, पार्लियामेंट की कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे मेजोरिटी जो है उसने फैसला करना है और वहाँ पे ये है कि मेजोरिटी अगर आ गई है तो ठीक है। बल्कि गवर्नर को ये इसमें खुला दिल दिखाना चाहिए था कि इन छोटी छोटी बातों को कोर्ट में ले जाने के लिए और इसको करने के लिए ये मैटर नहीं था कि जिसको वो कोर्ट में ले गए हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको एहतियात करनी चाहिए। बैरिस्टर अकील साहब, आप इस छोटी छोटी बातों को क्यों बड़ा बना देते हैं? और आपके नज़दीक आप कानूनदान भी हैं और स्टेट मिनिस्टर भी हैं, क्या इस इंतखाब को चैलेंज करना चाहिए था? ऑपोजिशन ने चले वॉकआउट किया, लेकिन आप क्या समझते हैं, गवर्नर के एतराज़ात दुरुस्त हैं, गलत हैं? देखिए, मैंने इस पर बड़ी वाज़ेह तौर पे कल भी बात की है और जो है मटेरियल मैंने सोशल मीडिया पे भी वायरल होते हुए देखा है कि जिस तरह मतलब तमाम तर पोजीशन को उन्होंने बताया। मैं आइन और कानून का तालिब इल्म हूँ और माज़रत के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि गवर्नर का कोई रोल नहीं होता उसकी एक्सेप्टेंस या उसकी डिनाइंग में, अनलेस एंड अनटिल पेटेंटली कोई ऐसी इलीगल चीज़ आई हो। उन्होंने अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, क्योंकि 2 आपके सामने इस्तीफ़े थे, उन्होंने अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए तमाम तर मामला उन्होंने कहा जी फ़लाँ तारीख को मुझे आप मिलें। मैं ये समझता हूँ कि इस तमाम तर इशू के ऊपर एक ऑर्डर जारी ज़रूर होता है गवर्नर की तरफ से, लेकिन यहाँ पे स्पीकर ने खुद ही बुला ली, लगा ली, फिर वो इम्पार्शियलिटी भी नहीं रही, फिर इंडिपेंडेंस भी नहीं रही, फिर उसको जैसे तैसे करके उन्होंने कहा जी कि हम
इलेक्शन अभी कंडक्ट करवा रहे हैं, फिर इलेक्शन कंडक्ट हो गया। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि गवर्नर को इसको इतना ड्रैग नहीं करना चाहिए था, he should have done it then and there if he received his गवर्नर को ड्रैग नहीं करना चाहिए था। एक दूसरी बात जो वाज़े तौर पे है कि इनको प्रीएम्प्टिवली कोर्ट नहीं जाना चाहिए था। अभी तो गवर्नर ने रिफ्यूज भी नहीं किया। अच्छा ठीक, अभी तो गवर्नर ने ये कहा ही नहीं था। और इम्पोर्टेंट सवाल है ये, जरा मेरे एक बड़ा लीगल इशू है इस तमाम तर इशू के ऊपर, और जिस तरह की असेंबली लगा ली, मैं समझता हूँ कि अंडर प्रोटेस्ट उन्होंने वॉकआउट ज़रूर किया। बरकैफ मैं समझता हूँ मेजॉरिटी इनके पास मौजूद है, 90 वोट्स उन्होंने वहाँ पे दिखाए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। जो पिछले सीएम थे वो कह चुके, उन्होंने कहा कि जी मैं बिल्कुल इस्तीफ़ा देता हूँ, तो वो इस्तीफ़ा उनका इफेक्टिव हो गया था जब उन्होंने दिया, तो उसमें तो कोई बहस नहीं है कानूनी तौर पे या आइनी तौर पे। लेकिन ये जो काम प्रीएम्प्टिवली किया, तमाम तर मामला अदालत जाने का, जब गवर्नर ने रिफ्यूज़ नहीं किया और कोई और बात नहीं हुई, तो उन्होंने प्रीएम्प्ट कर लिया कि शायद जो है वो हमें रिफ्यूज़ कर देगा, इसीलिए वो ऑर्डर भी इसी तरह का आया है कि गवर्नर ही करेंगे। और अगर गवर्नर रिफ्यूज़ करते हैं तो फिर जो 255 का इतलाक़ है वो उस हवाले से होगा। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, जो चीफ मिनिस्टर हैं सुहेल आफरीदी, उन्होंने कहा कि सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए जो सिक्योरिटी इदारों की खिदमात ली जाती हैं, इस कानून को हम ख़त्म कर देंगे। इस हवाले से फेडरल का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, फेडरेशन और सूबे के अंदर जो अगर हम आंगी नहीं होगी, अगर कोहेजन नहीं होगी, एक कंसर्टेड आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो नहीं होगी इस तमाम तर हवाले से टू डील विद टेररिज्म, द मेनेस ऑफ टेररिज्म, तो फिर मैं समझता हूँ कि कोई भी, क्योंकि इस पिछले भी 2 ऑपरेशन आपको याद है जब हुए, आप माशाल्लाह बड़े जयद सहाफ़ी हैं, बड़े अरसे से कवर कर रहे हैं तमाम तर चीज़ों को। ज़रब-ए-अज़्म और रद्दुल फसाद के टाइम पे आपको पता था कि हुकूमत किसकी थी इस सूबे में, पीटीआई की हुकूमत थी। लेकिन उस वक़्त क्या हुआ था कि पॉलिटिकल विल थी, और एक विल थी कि इस दहशतगर्दी से हमने जान छुड़ानी है। आज वो विल नहीं है, आज वो विल लैकिंग है ऑन पार्ट ऑफ पीटीआई एंड ऑन पार्ट ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो वफाक जो कुछ चाहे वो कर ले, एड एंड सिविल पावर भी हो जाए, सिक्योरिटी इदारे भी वो कर लें, जब तक वहाँ की अपने सूबे की हुकूमत और इंतज़ाम नहीं साथ देगी, एक पॉलिसी नहीं रखेगी, कोहेशन कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, तो फिर मैं समझता हूँ ये पॉलिसी फेल ही होगी, नहीं काम चल सकेगा इस तमाम तर मामले में। राइट, थैंक यू सो मच बैरिस्टर अकील मलिक, स्टेट मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस। हमारे साथ मौजूद थे अहमद उवैस साहब, पीटीआई के सीनियर लीडर, डॉक्टर साहब फॉर्मर एम्बेसडर। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद सूबे के ऊपर जाकर बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क्या सोचा जा रहा है, किस तरीके से वफाक आगे बढ़ना चाहता है। हमारे साथ मौजूद होंगे अमीर मकाम साहब, फेडरल मिनिस्टर हैं, उनसे बात करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक तरफ पीटीआई कोर्ट पहुंच गई, पेशावर हाई कोर्ट, और पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि कल गवर्नर ओथ टेकिंग सेरेमनी करें, चीफ मिनिस्टर नए जो मुंतखब हुए हैं उनका ओथ लें। कल ये उनके फेवर में बात चली गई है, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट में ही अपोजिशन भी गई हुई है, जिसकी कल समाअत होनी है, जिस पे उन्होंने एतराज़ात उठाए हैं चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन पर। तो इन तमाम मामलात पर बात करेंगे, आगे क्या होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं फेडरल मिनिस्टर अमीर मकाम साहब, उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। अमीर मकाम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइए कि जो सुहेल आफरीदी नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं, फेडरल गवर्नमेंट अब इस नई सूरत हाल पर आगे किस तरह बढ़ना चाहती है, क्या सोच रहे हैं आप लोग? क्या, ये तो एक रूटीन की बात है, और ठीक है, वज़ीर आला बनने की एक वही प्रोसीजरल जो एतराज़ था और अपोजिशन के भी कि वही पूरा प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ, कैबिनेट डिसॉल्व नहीं हुआ, जो पहला चीफ मिनिस्टर थे उसकी डी नोटिफिकेशन नहीं हुई, उसकी कैबिनेट की नहीं हुई, और वही गवर्नर ने जो ऑब्जर्वेशन लगाया, तो चाहिए था कि उसको पूरा मुकम्मल करा देते उस प्रोसेस को। और उनकी मेजॉरिटी है तो उनकी तो वैसे भी है, तो उनको इतनी जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए था। वो एक तहफ़्फ़ुज़ात रिजर्वेशन अपनी जगह, बकाया उनकी अपनी मेजॉरिटी है, उनकी अपनी पार्टी है, जिसको लाता है जिसको फारिग कर देते हैं। केपी असम्बली में इलेक्शन कमीशन की लिस्ट के मुताबिक 92 मेंबर्स आज़ाद हैं। क्या इन इंडिपेंडेंट मेंबर्स को नून लीग ने कोई कांटेक्ट किया था, और अगर नहीं किया था तो ये जो आज़ाद अरकान हैं
क्या इन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं ली आप लोगों के साथ चलने के लिए? नहीं, मतलब है वो तो और बात है, हर एक की अपनी अपनी कोशिश होती है जब उसी स्टेज में जाए, और उस स्टेज में अगर वो लीगल वही प्रोसीजर कंप्लीट कर देते तो फिर जो हमारे 3 बंदों ने कागज जमा किए थे उनमें से हमें एक को सामने लाना था, उसको कंटेस्ट कराना था, और उसके बाद देखना था कि जितना हो सकता है हर एक अपना कोशिश करता है। अमीर मकाम साहब, ये जो बात कर रहे हैं सुहेल आफरीदी दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करने की, और वही पॉलिसी बानी चेयरमैन की भी है, तो वफाक की पॉलिसी तो इसके बिल्कुल डिफरेंट है, ऑपोजिट है। क्या ये कोई क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, कोई तसादुम हो रहा है, ये मामला किस तरफ जा रहा है? मैं कहता हूँ कि हमें बहुत दुख हुआ बीइंग फ्रॉम केपी के, ये जो वज़ीर आला उसने नामजद किया और उसकी जो तकरीर सुनी और उसमें केपी के इश्यूज के बारे में कोई बात हुई नहीं, वही जो दहशतगर्दी के लपेट में उसके लिए इक़दाम की कोई बात ही नहीं, वही जो बैड गवर्नेंस है, वही जो एजुकेशन के इश्यूज है, हेल्थ के इश्यूज है, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज है, उस पर न उसने अपना कोई प्रोग्राम दिया और न बात की, और बात सिर्फ वही इमरान से शुरू की और उस पर ख़त्म कर दी। तो ये हमारी सूबे की बदकिस्मती है अनफॉर्चुनेटली, और ये ज्यादती पूरे अवाम के साथ है कि एक ऐसे बंदे को लाना कि उसके साथ आदमी के साथ दूसरा ऑप्शन होता है, ऑप्शन 2, कि अगर ये इस तरह न करे तो फिर क्या करे। अगर हर एक बात की उसके साथ वही जवाब होना चाहिए था, अपना प्लान देना चाहिए था अमन और पीस का, कि वो किस तरह सूबे में अमन और पीस लाएंगे, वो किस तरह या डेवलपमेंट को यकीनी बनाएंगे, दूसरे इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे। उसकी तकरीर में उसकी कोई दूर तक कोई बात ही नहीं मिली जो हमने सुना, वो सिर्फ इसी पर था कि मैं इस तरह अपनी तारीफ और खान साहब की बात करते रहे। तो ये तो सूबे की भी बात कर लेने चाहिए थे, सूबे की महरूमे की भी बात कर लेना चाहिए, उसका अपना एक प्लान भी देना चाहिए था कि अगर मैं आए तो मैं ये करूँगा। अब ये जो अफगानिस्तान की तरफ से हमला हुआ है और फिर जो पाकिस्तान का भरपूर उस पर ज़ाहिर जवाब भी गया, अब अफगानियों को वापस भेजने के अमल को तेज़ किया जा रहा है, सो वफाकी हुकूमत इसके लिए क्या स्टेप ले रही है, क्योंकि आपकी मिनिस्ट्री इससे डायरेक्टली रिलेटेड है? मतलब है वो तो एक इलीगल जो डिक्लेयर हुए हैं, और कोई भी शहरी जो कोई भी मुल्क, एक लंबी बात है और लंबी डिबेट है, कोई भी है तो उसको फिर अपने मुल्क में आखिर में जाना होता है, तो इसलिए उसको सामने रखते हुए तकरीबन 45-46 साल उनके यहाँ हो गए और पाकिस्तानियों ने उनकी भरपूर मेज़बानी की, और हम आज भी समझते हैं कि पाकिस्तान में अमन अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान की गारंटर है, मगर एक दूसरे की सरजमीन को इस्तेमाल नहीं कर लेना चाहिए दहशतगर्दी के लिए एक दूसरे के खिलाफ। हमारे अफगानिस्तान से भी और गिला शिकवा नहीं, हमारा ये है कि आपकी सरजमीन पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, आप उसको रुकवा दें, आप उसको बंद करें, जिसमें वो अभी तक नाकाम रहे। थैंक यू सो मच अमीर मकाम साहब अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, KPK की सूरत हाल क्या है और गाज़ा पीस एग्रीमेंट जो हुआ है उसमें पाकिस्तान की क्या स्टैंडिंग रही, पाकिस्तान की लीडरशिप के बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप के क्या ख्यालात थे, अमेरिका किस तरह सोच रहा है, इस तमाम सूरत हाल का हमने आज जायज़ा लिया। आदिल अब्बास को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।